इसको करेंगे सीबीटी टेस्ट सीरीज पहला पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यानी संविधान सभा का। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिएगा और आंसर करिएगा। प्रश्न है हु वाज द चेयरमैन ऑफ इनॉग्रल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी मीनिंग हो जाएगी इसकी, संविधान सभा के जब उद्घाटन हुआ था तो उस उद्घाटन सत्र का अध्यक्ष कौन था। आपको बताया है मैंने 9 तारीख वाली बात है, 9 दिसंबर 1946 की बात है और सच्चिदानंद सिन्हा साहब को इसका अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बना दिया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा साहब को इसका अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो आसान सवाल है, लेकिन आसान तब लगेगा जब आप इसको एक बार पढ़ चुके होंगे, जब मेरे वीडियो को देख चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है इतनी बात पहले प्रश्न का? अगर आपने पहले ही कर लिया होगा तो आप बहादुर हो, इंटेलिजेंट हो और तेज हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा की निम्नलिखित में समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? कुल 13 मैंने आपको बताई थी और उसके बाद एडहॉक समिति के बारे में भी बताई थी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी। वैसे जवाहरलाल नेहरू साहब ने 3-3, 4-4 की अध्यक्षता की है। अब पहला ऑप्शन है संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी, दूसरा है संघ संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसमें क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया जहां संघ की बात आ जाएगी, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो यूनियन हो, वो दोनों किसके पास जाता है? वो दोनों जाता है जवाहरलाल नेहरू साहब के पास। यानी यूनियन पावर कमेटी का चेयरमैन कौन, अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन, संचालित कौन करता? तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि संचालन करने का अधिकार किसके पास है? जो पूरी टीम का अध्यक्ष है, यानी जो संविधान सभा का अध्यक्ष है। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज यानी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों को मिलाने का काम ये भी वल्लभ भाई पटेल का ही था। तो आपको मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया, और जिसमें आंसर क्या होगा? यूनियन पावर कमेटी। बाकी तीनों आपका रिवाइज हो गया। यही तो फायदा है सीबीटी का, यही फायदा है। आगे देखिएगा, आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर ऑफ इंडिया एंड यूके। भारत और यूके में कुछ सामान्य विशेषताएं, क्या ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं जो उभयनिष्ठ हैं, यानी दोनों में मिलती हैं? ध्यान दीजिए आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है। संसद की सर्वोच्चता यानी सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान, बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनात्मक है, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब आपको समझना है, आपको पहले तो ये देखना है कि लिखित संविधान भारत का है, जी हाँ भारत का है। लिखित संविधान यूके का है, जी नहीं यूके का नहीं है। तो हमने दूसरा वाला तो कट कर दिया। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड का शुरुआत कैसे करते हैं। नहीं आते हैं प्रश्न तो उसको काटना भी सीखिए। 2 अब जहां जहां मिलेगा, जैसे देखो यहाँ पे 2 मिला, इसको कट कर दिया, यहाँ पे 2 मिला, इसको कट कर दिया। ठीक है, 2 तो कट हो गए। बाकी चीजें देखेंगे, क्या सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है? क्या भारत में सबसे सर्वोच्च पार्लियामेंट है? नहीं, भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है हमारा संविधान, और उसके बाद हमारा क्या सबसे ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट। अलग अलग, इनको किसी को सबसे ऊपर नहीं कहा जा सकता। भारत में जुडिशियर, भारत में एग्जीक्यूटिव और भारत में कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, ये तीनों की अपनी अलग अलग विशेषता है, महत्ता है। उसमें तीनों में से कोई एक को ऊपर कहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यूके में सुपरमेसी है पार्लियामेंट की, यूके में सुपरमेसी है, लेकिन भारत में नहीं। तो भैया इसको भी कट कर दिया। बाइकैमरल है और बचा हमारा प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लार्जेस्ट, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी 2 और 3 दोनों जगह पे है। तो ढूंढो कहां पे है 2 और 3, 3 और 4, सॉरी 3 और 4 कहां पे है? तो आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है 3 और 4। ध्यान दे लीजिएगा, ध्यान दे लीजिए 3 और 4। 3 क्या कहता है? बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनात्मक है। प्राइम मिनिस्टर यहां भी लीडर है और प्राइम मिनिस्टर यूके में भी लीडर है। क्लियर है बात? चलिए तो तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? भारतीय संविधान सभा में बहुत सारे सदस्यों का नाम मैंने आपको बताया, फिरोज खान का बताया, जफरुल्लाह का बताया, जयशंकर का बताया, लेकिन जयप्रकाश नारायण का नाम मैंने आपको नहीं बताया। तो जयप्रकाश नारायण क्या है? संविधान सभा के सदस्यों में से नहीं थे। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, देखिएगा ध्यान से। संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य ने कहा कि
राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होगा कौन? गवर्नर यानी राज्यपाल। और ये राज्यपाल होगा कहां पे? राज्यपाल होगा राज्यों में। ये राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अब किसने ऐसा बोल दिया? संविधान सभा का एक सदस्य था, किसने ऐसा बोल दिया? और वो मसौदा समिति का भी अध्यक्ष है। मसौदा समिति का अध्यक्ष नहीं, मसौदा समिति का सदस्य है। तो सबसे पहले समझना होगा कि मसौदा समिति थी क्या। याद होगा आपको, मैंने आपको बोला था मसौदा समिति का ही दूसरा नाम होता है मसविदा समिति, उसी का दूसरा नाम होता है प्रारूप समिति, इसी का दूसरा नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का ऐसा कौन मेंबर था? तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का एक नेता था जिसका नाम था टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी, टीटी कृष्णामचारी ने ऐसा कहा था, ये वक्तव्य दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीटी कृष्णामचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सदस्य ही नहीं थे प्रारूप समिति के, राजेंद्र प्रसाद साहब भी सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रिटिश राज के दौरान, इस बात को समझिएगा, ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार की शुरुआत की थी? अब आपको आंसर इसका देना है। जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। हालांकि यह प्रश्न बन जाता है किसका? ऐतिहासिक प्रश्न भी है, इतिहास से भी रिलेटेड है और हमारे संविधान से भी रिलेटेड है, क्योंकि संविधान के पास पास ही है। समय है मेरे दोस्त 1938 का, 1938 का कांग्रेस का एक सेशन होता है हरिपुर का सेशन। कांग्रेस का एक सेशन होता है हरिपुर का सेशन और इसकी चेयरमैनशिप करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। पहली बार अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कुछ मतभेद हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने डायरेक्ट ऐसा बोल दिया कि ब्रिटेन या अंग्रेजों, तुम्हारे पास 6 महीने का समय है, अपना रास्ता नाप लो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, हम विद्रोह करेंगे तो तुम्हें भागना पड़ जाएगा। इस चीज को सुना है, इस सेंटेंस को सुना है महात्मा गांधी ने और महात्मा गांधी ने इनका अपोज किया है। इसका कारण ये रहा था, महात्मा गांधी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भारत को आजादी मिले तो नॉन वायलेंस से मिले, यानी अहिंसा के बलबूते मिले। और यहाँ पे 1938 का समय आ गया है, अभी तक अहिंसा ने अपना काम नहीं किया हुआ था। सुभाष चंद्र बोस उग्रवादी नेता थे, यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने ऐसे वक्तव्य को दे दिया। बाद में चल के दोनों में मतभेद हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी छोड़ दी है और उसी दौरान उन्होंने योजना आयोग के विचार पर भी बात करी थी। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, इसका दूसरा नाम भी था नेशनल प्लानिंग कमीशन, के बारे में बात की थी। एनपीसी की स्थापना भी कर दी थी। एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति बनाया था इन्होंने। वो जाहिर सी बात है वो इंप्लीमेंट नहीं हो सका, लागू नहीं हो सका। आपको इतना समझना है, ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार की शुरुआत की? तो 1938 का सेशन था हरिपुर का सेशन, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है इतनी बात? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम या फिर रिपोर्ट ने भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया? संघीय न्यायालय का मतलब होता है फेडरल कोर्ट। क्या है फेडरल कोर्ट और क्या है संघीय न्यायालय, कब आया था, डिस्कस करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, यानी भारत सरकार अधिनियम 1909। इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी इसी को तीसरे नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगर ये और इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ना तो ये होगा ना तो ये होगा, बी और सी दोनों में से कोई नहीं होगा। अब बचा है हमारा सबसे लास्ट वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का आया था, तो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाया जा रहा था, भारत को एक डोमिनियन कंट्री बनाया जा रहा था, यानी भारत के ऊपर नियम कानून किसका लगेगा? विदेशियों का लगेगा, चलता रहेगा। तो भारत ने, देसी रियासत ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इन सब ने इसको मना कर दिया और इस बात को नहीं माना। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा एक हमारे यहाँ कोर्ट बना, संघीय न्यायालय जिसको बोलते हैं फेडरल कोर्ट,
1935 में तो ये एक्ट आया है और कोर्ट हमारे यहाँ बना 1937 में। और ये कोर्ट कब तक चला है? जब तक हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट यानी 1950 में पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हो गया। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा पूरा संविधान लागू नहीं हो गया यानी गणतंत्र नहीं हो गया, तब तक ये कोर्ट चला है। पहले कोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो 1774 में कलकत्ता में बना था पहला कोर्ट। पहला कोर्ट 1774 में कलकत्ता में बना था। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये एडिशनल जानकारी है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा किसके तहत बनाया गया? संविधान सभा किसके तहत बनाया गया? ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा किसके तहत बनाया गया? तो बहुत चर्चा हमने कर लिया है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है ए, बी, सी और डी, इन चारों के बारे में बात हो जाएगी। तो देखिए और बताइए किसके द्वारा। 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन है। 4 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा, कोई टाइमर नहीं दूंगा, ऐसे ही अगर आपको आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो सुन लीजिए। संविधान सभा बनाने का श्रेय जाता है कैबिनेट मिशन प्लान को, यानी कैबिनेट मिशन योजना। ये वही मिशन है जो 24 मार्च 1946 को आई थी, याद होगा आपको, 24 मार्च 1946 को आई थी और जिसमें कुल 3 सदस्य थे। मैंने आपके साथ चर्चा किया हुआ है वीडियो में, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों का नाम तो पता ही होगा आपको, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, जिसमें पैथिक लॉरेंस से क्या था? अध्यक्ष था उसका। जी बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की तुलना में भय और मर्यादा में अधिक पैदा हुआ है? अपना कुछ चीज बनता है, कोई नई चीज बनती है तो हमें एक उम्मीद होती है, कोई प्रेरणा होती है, हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन उसके ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ भय और मर्यादा में अधिक पैदा हुआ है। तो कौन व्यक्ति था ऐसा? उस व्यक्ति का नाम है, इसको याद रख लीजिएगा, पॉल ब्राश। इस व्यक्ति का नाम है पॉल ब्राश। क्लियर है इतनी बात? 9वां सवाल हो गया। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा के भीतर एक कुलीन तंत्र स्थापित कर दिया? कुलीन तंत्र का मतलब होता है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है रिच, धनी परिवार, यानी धनाढ्य लोगों का एक ओलिगार्की होता है। अलग से संविधान चलता है, अलग से नियम कानून चलता है, उसको क्या बोलते हैं? कुलीन तंत्र बोलते हैं। भारत कैसा है? क्या ओलिगार्की है? नहीं, भारत ओलिगार्की नहीं है, भारत ब्यूरोक्रेट्स है। भारत में नौकरशाही चलती है, तो अमीरी ज्यादा नहीं चलता भारत में। तो कौन था वो व्यक्ति? वो व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू साहब, सरदार पटेल साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब और आजाद साहब। ये 4 लोग ऐसे जो धनाढ्य परिवार से बिलोंग करते थे, और ये चारों जब सभा में बोलते हैं तो किसी के मुंह से उनके होठ एक अलग नहीं होते, यानी कोई पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है पूरी संविधान सभा में। इसका ये मतलब नहीं कि ये कुलीन तंत्र से थे, इसका ये मतलब इनका वर्चस्व था, इनके पास इतना नॉलेज था, इतना ज्ञान था, इस बात को समझिएगा। और ये चारों एक सिल्वर स्पून बॉर्न पीपल थे सभी लोग, यानी अमीर घराने में पैदा हुए थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, भारत का संविधान किस भाषा में तैयार किया गया और अधिनियमित किया गया? भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में अंग्रेजी में छपा था, अंग्रेजी में पब्लिश हुआ था। बाद में जाके आगे चल के इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश किया गया, लेकिन स्टार्टिंग में ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में छपा हुआ था। चलिए अगला सवाल, किस भाषा की लिपि है भारत के संविधान पर 21 जनवरी को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया? 21 जनवरी का समय था, 21 जनवरी में संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, और किस भाषा में हस्ताक्षर हुआ था? तो बात हो जाएगी वो ए एंड बी दोनों की, यानी इंग्लिश में भी हुआ और हिंदी में भी हुआ। बात यही होगी, हिंदी में भी हुआ और इंग्लिश में भी हुआ। क्या था? इन विच लैंग्वेज स्क्रिप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 21 जनवरी 1950। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति में, ये वही प्रारूप समिति है, वही मसविदा समिति, वही मसौदा समिति है, जिसके अध्यक्ष कोई और नहीं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7, 8। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। आंसर होगा इसका 7। ठीक है, सातों का नाम आप याद कर लीजिएगा। सातों का नाम क्या क्या था? भीमराव अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, के.एम. मुंशी, माधवराव, टी.टी. कृष्णामाचारी और डी.पी. खेतान, इन सब का नाम याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मैंने आपको बताया था, समय है 11 तारीख वाला। 9 तारीख की चर्चा हुई थी, 11 तारीख की चर्चा हुई थी। 11 तारीख को 3 चीजें हुई थी मेरे दोस्त। 11 को 3 चीजें, क्या क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट चेयरमैन यानी स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। बी.एन. राव को संविधान सभा का एडवाइजर चुन लिया गया था। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। तो प्रश्न का तरीका ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे उपाध्यक्ष भी हो सकता था, अध्यक्ष भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 15। क्या कहता है 15वां सवाल? किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति को सजाया? जी हाँ, एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, जो कैलीग्राफी है, लिखने में माहिर है। उनका नाम है नंदलाल बोस। उनका नाम क्या है? नंदलाल बोस। इस तरीके का प्रश्न भी एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और अगर आप ये सारे प्रश्न कर ले जा रहे हो, समझ में आ रहा है, और 1-2 प्रश्न नहीं भी आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आ जाएगा यहाँ पे। तो कौन था भैया जो हस्तलिखित प्रति को सजाया था? उसका व्यक्ति का नाम है नंदलाल बोस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? पहले 9 तारीख की बात कर ले। 9 तारीख में बिना निर्वाचित के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। और ये परंपरा, सच्चिदानंद सिन्हा साहब, आपको बता दो, सच्चिदानंद सिन्हा साहब संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते इनको पहले अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी रूप से जब अध्यक्ष इनको चुना गया, अब ये प्रथा कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। 11 तारीख की कहानी सुन लीजिएगा। 11 तारीख में वही वाली बात मैंने फिर से बताया, 11 तारीख में 3 कहानियां हुई है। उनमें से एक कहानी मैं आपको बताता हूं कि एक कहानी क्या थी। देखिएगा पहली कहानी क्या है उसकी। पहली कहानी सुन लीजिए। क्या भाई? पहली, दूसरी और तीसरी मैंने आपके साथ सभी कहानियों को शेयर कर लिया है। तो पहली क्या थी? पहली तो थी कि 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से उनका अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा का अस्थायी रूप से चुन लिया गया है, निर्वाचित कर लिया गया, जो संविधान में सदस्य थे, जो संविधान सभा में सदस्य उनके द्वारा। दूसरा वाला एक बार फिर से बताता हूं, एच.सी. मुखर्जी को इसी दिन 11 तारीख को, समय है 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और सलाहकार बी.एन. राव, ये 3 घटनाएं याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद यही है कि आप इसको कर लिए होंगे, समझ आया होगा। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? तो आप पहले बता देना, सोच लेना कि विभाजन के पहले कितनी थी। विभाजन के पहले संख्या थी 389, 389। विभाजन के बाद सदस्य संख्या रह गई 299। कितनी रह गई? 299, 299। इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो प्रोविंस बचा था, यानी ब्रिटिश प्रोविंस बचा हुआ है, ब्रिटिश प्रोविंस बचा हुआ है और प्रिंसली स्टेट बचा हुआ है। ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट बचा है। प्रोविंस का मतलब ब्रिटिश प्रांत, प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रियासत। यहां से सदस्यों की संख्या ले ली गई है, ध्यान दीजिएगा, 270 और यहां से ले ली गई 29। टोटल जोड़ के कर लिया हमने 299। अगला पार्ट देखिएगा ध्यान से। संविधान सभा के चुनाव वर्ष में आयोजित किए गए थे। संविधान सभा का चुनाव हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, उससे पहले जो हमारा कैबिनेट मिशन आया है, आप ऑप्शन से समझ सकते हो। कैबिनेट मिशन आया है 24 मार्च 1946 की बात है। तो जाहिर सी बात है, यही कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया था। तो 1945 में तो करवा नहीं सकता, 42 में करवा नहीं सकता, 41 में करवा नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1946। और कब हुआ था इसके लिए चुनाव? तो इसके लिए चुनाव हुआ जुलाई 1946 में हो गया। संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हो गया।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला सवाल पूछा जाता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? उससे पहले आप सोचिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था। वही वाली बात, 9 तारीख की बात हो गई, 11 तारीख की बात हो गई, अब बात होगी 13 तारीख की। महीना कौन सा है? ये दिसंबर का महीना है। ईयर कौन सा है? ये 1946 का ईयर है। 9 तारीख 11 तारीख हो गया, 13 तारीख की बात होगी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कोई और नहीं, JL नेहरू साहब थे, कोई और नहीं, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। क्लियर है इतनी चीज? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 20वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था? आपको बताना स्टेट कमेटी का चेयरमैन कौन था। लेकिन उससे पहले इस चीज को समझना है कि 2 प्रकार की चीजें हैं। एक तो स्टेट कमेटी है, एक स्टेट कमेटी है और एक प्रोविंशियल कमेटी है। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय और स्टेट मतलब राज्य। तो राज्य समिति के अध्यक्ष हैं JL नेहरू साहब, राज्य समिति के अध्यक्ष हैं JL नेहरू साहब। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल साहब, VB पटेल। तो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू साहब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के विकास के समय वास्तविक प्रधानमंत्री कौन था? यानी who was the de facto prime minister at the time of evolution of the Indian Constitution Assembly, Constituent Assembly। भैया संविधान बन रहा है, एक क्रम से बनता हुआ चला जा रहा है, इस दौरान कौन था प्रधानमंत्री? तो जाहिर सी बात है कौन रहा होगा? कोई और नहीं, जवाहरलाल नेहरू साहब ही प्रधानमंत्री थे। कौन था? जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री थे। अगला यानी 22वां सवाल पे पहुंच चुके हैं हम लोग। अब देखिएगा और बताइएगा, संविधान सभा ने संविधान सभा के लिए प्रारूप समिति द्वारा, प्रारूप समिति जो शुरू में बनी थी, प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत पहले प्रारूप संविधान में कितने लेख और अनुसूचियां थी? लेख का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनुच्छेद। लेख का मतलब अनुच्छेद या फिर आर्टिकल्स। अब आपको बताना है कि जब पहला प्रारूप प्रस्तुत किया गया तो कुल कितनी अनुसूचियां और कुल कितने अनुच्छेद थे। आपको मैंने ये तो बताया है कि जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था उस समय मूल संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395, याद होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो जाएगी 315 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों की बात, तो ये आंसर हो जाएगा C। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत पहले प्रारूप संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? यहाँ पे प्रश्न कुछ दूसरा हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। जब मूल संविधान बन गया था उस समय कुल कितने थे? मूल संविधान बनने के बाद, मूल संविधान बनने के बाद कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थी, इस बात को समझिएगा। मूल संविधान में यानी संविधान बन के तैयार हो गया उस समय मूल संविधान में कुल कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया था। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया था। अब प्रश्न आता है 24वां सवाल, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, समझिएगा ध्यान से। किस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पास कर लिया गया, पारित कर लिया गया? वह कौन सी तारीख थी जो संविधान सभा में पास कर ली गई? 13 दिसंबर वाली बात तो याद होगी। 13 दिसंबर 1946 ये वही तारीख है जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में पूरी तरीके से पास कर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 22, 1947, 22 जनवरी। चलिए अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के CBT 1 पे ध्यान दीजिएगा। क्या है आखिरी प्रश्न? भारतीय संविधान द्वारा नियम कानून का विचार कहां से लिया गया है?
हालांकि ये बोरोइंग फीचर का पार्ट है तो उसमें भी याद हो जाएगा हमको, यहां पे भी याद हो जाएगा। यानी रूल ऑफ लॉ, नियम कानून, किसका नियम कानून चल रहा था भारत पे? संविधान बनने से पहले किस देश का नियम कानून चल रहा था? संविधान बनने से पहले भारत देश पे इंग्लैंड का नियम कानून चल रहा था। क्या इसमें कहीं इंग्लैंड दिख रहा है? नहीं। तो देखिएगा यहां पे आपको यूके भी दिख सकता है, यानी यूनाइटेड किंगडम। यहां पे आपको ग्रेट ब्रिटेन भी दिख सकता है, यहां पे आपको ब्रिटेन भी दिख सकता है। नेक्स्ट यहां पे आपको दिख सकता है इंग्लैंड भी, यहां पे आपको इंग्लैंड भी दिख सकता है। अब इनमें से कुछ भी रहेगा, आप अगर एक आंसर समझते हो तो आप किसी को भी कर सकते हो, क्योंकि ये सभी एक ही चीज है। यूके में 4 देशों का समूह है, ग्रेट ब्रिटेन में 3 देशों का समूह है, और ब्रिटेन में 2 देशों का समूह है, और इंग्लैंड उन्हीं का एक देश है। तो ब्रिटेन मिले, इंग्लैंड मिले, यूके मिले, ग्रेट ब्रिटेन मिले, कोई दिक्कत नहीं। भारत देश पे यूके ने राज किया था, यानी यूनाइटेड किंगडम में राज किया था, ब्रिटिश सरकार ने राज किया था। तो रूल ऑफ लॉ हमने